नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाले हैं जहां हम समझेंगे कि आखिर इंसान इस विशाल थ्री डिमेंशनल पृथ्वी को समझने के लिए मैप्स और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कैसे करता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि पहाड़ों और समुद्र वाली इस विशाल दुनिया को हम एक छोटे से फ्लैट कागज पर कैसे उतार लेते हैं। चलिए इस समस्या को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पुरानी रबर की गेंद है जिस पर कुछ ड्राइंग्स बनी हैं। अगर उसे काट कर बिल्कुल चपटा करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? जाहिर है सारे चित्र बिखर जाएंगे, उनका आकार पूरी तरह बिगड़ जाएगा। बिना डिस्टॉर्शन के किसी गोल चीज को फ्लैट करना लगभग असंभव है। फिर भी सदियों से रास्ते ढूंढने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है और कार्टोग्राफी की दुनिया की ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इन 5 खास विषयों पर ध्यान देंगे। 3D दुनिया को 2D में बदलना, नक्शों के अलग अलग प्रकार, उनकी अनोखी भाषा, स्केचेस और ग्रिड्स का लॉजिक और आखिर में लॉन्जिट्यूड के जरिए समय की सटीक गणना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां इस 3D दुनिया का अनुवाद करना सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस बुनियादी शब्द ज्योग्राफी का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है। यह शब्द 2 चीनी शब्दों से आता है, गी यानी पृथ्वी और ग्राफीन यानी लिखना या वर्णन करना। तो सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी का पूरा वर्णन और इंसानों पर इसका प्रभाव, बस यही ज्योग्राफी है। और पृथ्वी के इस वर्णन को सजाने का सबसे बेहतरीन और पहला टूल है हमारा ग्लोब। ये पृथ्वी का एकदम सटीक 3 डायमेंशनल ट्रू मॉडल होता है। इसे देखकर सच में ये एहसास होता है कि हमारे महाद्वीप और महासागर वास्तव में अपनी जगह पर आखिर कैसे बैठे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ यानी समझौता आता है। ग्लोब 3D है, बिल्कुल सटीक है, पर काफी भारी और महंगा भी होता है। ऊपर से एक बार में इसका सिर्फ एक ही हिस्सा देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैप एक 2D फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है। एक नक्शे को फोल्ड करके जेब में रखना आसान है और किसी छोटे से इलाके को बारीकी से पढ़ना बिल्कुल आसान। पर वही रबर बॉल वाली दिक्कत, एक 3D ग्लोब को बिना डिस्टॉर्शन के मैप पर लाना असंभव है। तो बात घूम फिरकर वही आ जाती है कि 3D एक्यूरेसी चुननी है या 2D की सुविधा। आइए अब इस एक्सप्लेनर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं नक्शों के अलग अलग प्रकार। चूंकि मैप्स का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा आसान है, तो ये जानना जरूरी है कि इनकी कैटेगरीज आखिर कैसे बनती हैं। फिजिकल मैप्स पूरी तरह से कुदरती चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे पहाड़, नदियां और मैदान। दूसरी तरफ पॉलिटिकल मैप्स का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये देश, राज्य और शहरों के बीच इंसानों द्वारा खींची गई सीमाओं को दिखाते हैं। है ना कमाल की बात कि एक ही कागज हमारी जरूरत के हिसाब से पूरी दुनिया का नजरिया बदल कर रख देता है। अब इन मैप्स को इतना वर्सटाइल बनाने वाली जो सबसे जरूरी चीज है वो है स्केल। अगर पूरी दुनिया या किसी बड़े देश को दिखाना है तो स्मॉल स्केल मैप्स का इस्तेमाल होता है, जहां मैप पर बना सिर्फ 5 सेंटीमीटर शायद 500 किलोमीटर के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर किसी छोटे गांव को पूरी बारीकी से देखना हो तब लार्ज स्केल मैप्स आते हैं। यहाँ वही 5 सेंटीमीटर सिर्फ 500 मीटर को दिखाता है। ये किसी मॉडर्न डिवाइस में कैमरा को जूम इन और जूम आउट करने जैसा ही लॉजिक है। तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इन नक्शों को आखिर किस भाषा में पढ़ा जाता है। किसी भी नक्शे को सटीक तरीके से पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी सार्वभौमिक भाषा को समझना पड़ता है। हर मैप के 4 बुनियादी पिलर्स होते हैं। पहला टाइटल, जो बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। दूसरा स्केल, जिससे आकार और दूरी तय होती है। तीसरा डायरेक्शन, जो हमें रास्ता बताती है। और चौथा कन्वेंशनल सिंबल्स यानी परंपरागत चिन्ह। ये चारों एलिमेंट मिलकर उस बड़े से 3D वर्ल्ड को एक छोटे से फ्रेम में उतारने का जादू करते हैं। इनमें से जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं उनका किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। एक इंटरनेशनली अग्रीड सिस्टम होने की वजह से ये छोटे छोटे सिंबल्स भाषा की सारी रुकावटों को पूरी तरह तोड़ देते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां रेलवे लाइन, पोल या पोस्ट ऑफिस दिखाने का प्रतीक हमेशा एक ही मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे ये मैप्स की अपनी एक ग्लोबल लिपि हो। और बिल्कुल सिंबल्स की तरह ही मैप में रंगों का इस्तेमाल करने के भी अपने एकदम सख्त नियम हैं। पानी दिखाना है तो नीला रंग तय है, पहाड़ों के लिए भूरा और मैदानों या हरियाली के लिए हरा रंग फिक्स है। काला रंग रोड्स और बाउंड्रीज के लिए है तो लाल रंग आबादी के लिए। सिर्फ रंग देखकर ही जगह का पूरा फिजिकल कैरेक्टर एक सेकंड में आंखों के सामने आ जाता है।
खैर, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हैं। इस सुंदरपुर गांव के नक्शे में उन सभी नियमों का इस्तेमाल एक साथ कितने बेहतरीन ढंग से किया गया है। सही स्केल, दिशा बताने वाले एरोज, नीली नदियां और लाल रंग में आबादी, इन सब को मिलाकर किसी भी अनजान जगह पर नेविगेशन को बेहद सरल और आसान बना दिया जाता है। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, जहां हम स्केचेस, प्लान्स और दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट टूल ग्रिड्स को समझेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बार किसी जगह की ड्राइंग बनाने के लिए पूरे मैप कन्वेंशंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सिर्फ याददाश्त के आधार पर जल्दी में कोई रास्ता बताना हो तो हम एक रफ ड्राइंग बना देते हैं, जिसे स्केच कहते हैं। इसमें स्केल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी कमरे या बिल्कुल छोटी जगह की एक एक इंच सटीक लंबाई चौड़ाई निकालनी हो, तब हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है, जो उस छोटे इलाके का एक बहुत ही लार्ज स्केल मैप होता है। और अब बात करते हैं भूगोल के उस अल्टीमेट और सटीक टूल की, जिसके बिना आज की दुनिया ढूंढी ही नहीं जा सकती, ग्रिड। ग्रिड असल में हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस, जिनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, उनका एक ऐसा काल्पनिक जाल है जो पूरे ग्लोब पर फैला हुआ है। इसी ग्रिड के मदद से दुनिया की किसी भी जगह की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आसानी से पिन पॉइंट की जा सकती है। यही ग्रिड हमें इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे अनोखे हिस्से तक ले आता है, लॉन्गिट्यूड के जरिए वक्त का मैथ समझना। तो जैसा कि हमने देखा, ग्रिड सिर्फ लोकेशन नहीं बताता, बल्कि वक्त की पूरी कैलकुलेशन ही इसी पर टिकी है। आइए इस साफ से लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमती है। इसे डिवाइड करें तो सीधा मतलब निकलेगा कि 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट लगते हैं। अब मिसाल के तौर पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिस मेरिडियन पर आधारित है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट पर आता है। तो जब हम 82.5 को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लगभग 330 मिनट्स मिलते हैं। और यहाँ आकर पूरी पिक्चर शीशे की तरह साफ हो जाती है। इन्हीं 330 मिनट्स को जब हम घंटों में बदलते हैं तो जवाब 5.5 आवर्स निकल कर आता है। यही वो एग्जैक्ट वजह है कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनिच मीन टाइम से बिल्कुल सटीक 5.5 घंटे आगे ही रहता है। पृथ्वी के फिजिकली घूमने और हमारी घड़ियों की सुइयों के बीच का ये मैथमेटिकल संबंध सच में हैरानी में डाल देता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये सवाल दिमाग में जरूर घूमता है, एक 3D ग्लोब जिसे पहले तो एक 2D पेपर पर फ्लैट किया गया, फिर उसे कई इनविजिबल ग्रिड लाइन्स से बांटा गया, और आज वही काल्पनिक लाइन्स हमारी डिजिटल GPS नेविगेशन से लेकर पूरी दुनिया में बजने वाली सुबह की अलार्म क्लॉक्स को पूरी तरह कंट्रोल कर रही हैं। आगे जब भी कोई नक्शा सामने आए तो एक बार ये जरूर सोचना बनता है कि क्या हम नक्शे पढ़ रहे हैं, या आखिर में ये अदृश्य नक्शे ही हमारी इस आधुनिक दुनिया को चला रहे हैं। इस चर्चा में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।